हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, कि हमारी पृथ्वी पर आखिर जीवन कैसे संभव हुआ, क्या प्रोसेस हुआ उसका कम्प्लीटली। ठीक है, आज हम उसके बारे में जानेंगे क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी ना स्टार्टिंग में एक आग के गोले की तरह थी। एकदम गर्म गैसीय आग का गोला थी हमारी पृथ्वी। तो इस गैसीय आग के गोले पर कैसे आज हम जीवित जिंदा रह रहे हैं, राज कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या प्रोसेस है आज के इस समय के आने के लिए, इसके पीछे के बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या प्रोसेस है, उसका कुछ अंश आज हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, विकास और ऑक्सीजन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हम पृथ्वी पर कब, स्टार्टिंग से लेकर तब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उससे लेकर और आज तक, आज हम जिस टाइम पीरियड में, जिस एरा में हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ना बांटा गया है, जिसको हम जियोग्राफिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं हम? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्लियर है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से हम इसको जानते हैं कि भूगर्भिक समय सारणी या पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति से, ओरिजिन से लेकर, पृथ्वी के ओरिजिन से लेकर आज तक की घटनाओं को हम जिस कालखंड में पढ़ते हैं उसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। ठीक है, तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है भाई, 4 वर्गों में बांटा गया है कि कालखंड को, समय कालखंड को। किसमें? ईयोन। ईयोन को हम बोलते हैं महाकल्प, सबसे बड़ा ईयोन होता है। फिर ईयोन को बांटा गया है एरा में, एरा यानी कि कल्प, महाकल्प, कल्प। उसके बाद आता है पीरियड या इपॉक्स, पीरियड या इपॉक्स यानी कि युग। और उसके बाद आता है एज, कि कौन सी एज में हम फिलहाल अभी हैं। ठीक है, तो जो ईयोन है वो आयु निर्धारण की ना सबसे बड़ी बड़ी इकाई है, जिसको 2 वर्गों में बांटा गया है, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन। हम फिलहाल जिस ईयोन में हैं उस ईयोन को हम बोलते हैं पोस्ट कैम्ब्रियन ईयोन। ठीक है, हम जिस ईयोन में अभी फिलहाल जी रहे हैं उसको हम पोस्ट कैम्ब्रियन ईयोन बोलते हैं। और हमें पढ़ना किसके बारे में है? हमें पढ़ना है प्री कैम्ब्रियन में। हमें प्री कैम्ब्रियन के बारे में पढ़ना है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ऑक्सीजन की उत्पत्ति तो इस प्री कैम्ब्रियन ईयोन में हुई थी ना। और प्री कैम्ब्रियन ईयोन के कौन से एरा में हुआ ये सारा प्रोसेस, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है, तो हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसी तक सीमित रहेंगे। तो हम पढ़ेंगे पूरा पूरा किसके बारे में भाई? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन ईयोन के बारे में। प्री कैम्ब्रियन ईयोन जिसका टाइम पीरियड है 4.5 बिलियन वर्ष से लेकर 570। ठीक है, अप्रोक्स है, ये फिक्स नहीं है, कहीं किसी बुक में अलग मिल जाएगा, आप कहीं और से पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ अलग बता दिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। अप्रोक्स इतना टाइम पीरियड है प्री कैम्ब्रियन ईयोन का। ठीक है, और इस प्री कैम्ब्रियन ईयोन को 3 एरा में बांटते हैं। कितने एरा में बांटते हैं? 3 में। प्री कैम्ब्रियन ईयोन को 3 एरा में बांटते हैं। फर्स्ट होता है एजोइक, एजोइक एरा। एजोइक से आप क्या समझते हैं? देखो, जोइक, जोइक का मतलब होता है लाइफ, जीवन। ठीक है, जोइक से आप क्या समझते हैं? लाइफ या जीवन। और ए मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर जीवन है नहीं। एजोइक, जोइक जीवन, और ए लग गया मतलब जीवन नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में कोई भी जीवन नहीं था। ठीक है, सेकंड है आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक। जोइक का मतलब लाइफ और आर्कियो का मतलब पुराना, पैलियो, सबसे प्राचीन, आद्य। ठीक है, सबसे पहला आदि जीवन, पुराना जीवन। और पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव उत्पन्न हुआ वो इसी एरा में हुआ था, इसलिए इसको आर्कियोजोइक एरा बुलाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास प्रोटोजोइक एरा। कौन सा है? प्रोटोजोइक एरा। इस एरा में
प्रोटोजोआ जीव की बहुलता थी, इसलिए इसको प्रोटेरोजोइक एरा बोला जाता है। तो देखिए पृथ्वी जो थी सब शुरुआत में कैसी थी हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में एक आग के गोले की भांति, जो कि धीरे धीरे ठंडी होती गई। और ये ठंडी होती गई कौन से टाइम पीरियड में? एजोइक एरा में। कौन से एरा में? एजोइक एरा में पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, उसका विकास हो रहा है धीरे धीरे पृथ्वी की भूपर्पटी का एजोइक एरा में, क्योंकि इस समय जीवन पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी का विकास हो रहा है और इसका टाइम पीरियड है 4.5 बिलियन ईयर से लेकर 3.8 बिलियन ईयर्स तक। ठीक है, ये आर्कियोजोइक एरा का टाइम पीरियड है। तो देखिए हमारी पृथ्वी है वो धीरे धीरे करके, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, और ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है। जो पहले गैसीय अवस्था में थी वो गर्म गैस का गोला थी, अब ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है। तो ऊपर ये एक हल्की सी परत बना रही है अपने। ठीक है, जो आज की भूपर्पटी है वो ये मोटी बन गई है, लेकिन पतली सी परत बनी। जैसे कोई चाय का कप लीजिए, आप उसको रख दीजिए तो धीरे धीरे ठंडी होगी चाय, तो आपकी चाय के ऊपर मलाई आ जाती है। इसी तरह मलाई नुमा हल्की पतली परत बनी पृथ्वी पर भी। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ कूलिंग की तरफ बढ़ने लगी, शीतलीकरण की प्रक्रिया पृथ्वी पर होने लगी, जैसे ही पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठीक है, तो इसी में थोड़े थोड़ी दरारें भी थी, क्योंकि पतली परत है। तो यहाँ से क्या हुआ? वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी निकलने लगे। ठीक है, ज्वालामुखी, और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों से हमारे आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। कौन से वायुमंडल का? आरंभिक वायुमंडल का। अच्छा, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? उसमें से हमारे पास गैसें निकलती हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स निकलते हैं, कुछ सॉलिड चीज़ें भी निकलती हैं, मैग्मा निकलता है ना। ये सब चीज़ें निकलती हैं किस में से? वोल्केनिक इरप्शन में से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गैसें निकली, वाटर वेपर्स, उनसे हमारे आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, इन सब से मिलकर किसका निर्माण हुआ? हमारे आरंभिक वायुमंडल का। देखिए एजोइक एरा, इस कालखंड में पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत भूपर्पटी का विकास हो रहा था। कैसे? पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी है, पृथ्वी स्टार्टिंग में एक गर्म गैस का गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हो रही है और इसके बाहर हल्की सी एक मलाई नुमा जितनी पतली परत का निर्माण हो रहा है, जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, इसका विकास हो रहा है। इसी क्रम में पृथ्वी ठंडी होने लग रही है और ज्वालामुखी फटने लग रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है? वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ से विभिन्न तरीके की गैसें निकल रही हैं, वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा? हमारे आरंभिक वायुमंडल का निर्माण होगा। कौन सी गैसें निकलेंगी भाई? CO2 निकलेगी, NO2, SO2, यानी कि ऑक्सीजन के विभिन्न ऑक्साइड, CH4, अलग अलग तरीके की गैसें जो वायुमंडल में उपस्थित हैं। लेकिन इस समय आरंभिक वायुमंडल में किसकी अनुपस्थिति है भाई? ऑक्सीजन की। इस समय हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित थी लेकिन जलवाष्प की प्रचुरता थी। अब वोल्केनिक इरप्शन से क्या निकलते हैं? वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं? H2O, ये प्रचुर मात्रा में थे। 20% मात्रा में बाकी गैसें थी, लेकिन 80% क्या थे? वाटर वेपर्स। किसमें? वोल्केनिक इरप्शन से जो हमारा आद्य एटमॉस्फेयर, प्री एटमॉस्फेयर बना था, जो सबसे आरंभिक वायुमंडल था, उसमें वाटर वेपर्स की बहुलता थी, लेकिन किसकी उपस्थिति नहीं थी? ऑक्सीजन की। विभिन्न गैसें थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, वाटर वेपर्स प्रचुर मात्रा में थे। तो इसी वजह से इस कालखंड में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। क्यों जीवन नहीं था? क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं थी और जल भी नहीं था। वाटर वेपर्स थे, एटमॉस्फेयर में थे, लेकिन पृथ्वी पर सतह पर ना ही जल था और ना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति थी। इसलिए इसको एजोइक एरा बोला जाता है, क्योंकि इस समय कोई भी जीवन पृथ्वी पर नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया आर्कियोजोइक एरा। ठीक है, कौन? देखो यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं, यहाँ से विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही हैं, पृथ्वी शीतल होने लग रही, प्रोसेस ऑफ कूलिंग हो रहा है। यहाँ से आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं,
विभिन्न गैसें हैं लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन इस समय नहीं है। वाटर वेपर्स हैं लेकिन क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो, जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा निकल रहा है, तो लावा से क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसी में क्या हुआ भाई, आर्केजोइक एरा में, जो कि 3.8 बिलियन ईयर से 2.1 बिलियन ईयर्स तक है, इस कालखंड में निम्नलिखित घटनाएं हुई। कैसे? वायुमंडल का विकास हुआ। ठीक है, वायुमंडल का विकास हो रहा है धीरे धीरे, कैसे हो रहा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्राचीनतम शिल्ड का मतलब होता है, शिल्ड होते पठार, पुराने पठारों का निर्माण हुआ। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वहाँ पे पठार बन रहे हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये क्रस्ट है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है, ठंडे मैग्मा से पठारों का निर्माण हो रहा है। तो ठीक है, ये ABC ये क्या है, शिल्ड हैं। तो इनसे क्या हुआ कि आरंभिक सागर, महासागर, झील व नदियों का उद्भव हुआ। कैसे हुआ? अब देखो क्या हो रहा है कि वाटर वेपर्स निकल रहे, वोल्केनिक इरप्शन होते जा रहा है और वाटर वेपर्स निकलते जा रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में H2O की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो जाएगी। तो क्या होगा, सघन हो जाएंगे ये, तो उनसे क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा, और वो बादल क्या करेंगे, भूपटपटी पर बारिश करेंगे। ठीक है, और बारिश होने से क्या होगा, बारिश जैसे ही बारिश होगी तो बारिश होने से क्या होगा, ये भाई बादल हैं, ये हमारे अर्थ क्रस्ट पर बारिश किए जा रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों वर्षों तक बारिश, लगातार बारिश हुई। उससे क्या हुआ, हमारी पृथ्वी में जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उससे पृथ्वी की सतह, जो कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा है, तो उस वजह से जो भी पानी पृथ्वी की सतह पर आएगा वो दोबारा वाष्प बनकर वायुमंडल में दोबारा चला जाएगा, उससे दोबारा बादल बनेंगे, दोबारा बारिश होगी, वो दोबारा ऊपर चलते जाएंगे। तो इस तरीके से बारिश हो रही है, वाटर वेपर्स वापस जा रहे हैं, बारिश हो रही है, वाटर वेपर्स वापस जा रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए, आप रोटी बनाते हैं तो जो तवा होता है वो गर्म होता है, आप उसको जैसे ही नल के नीचे लेके जाएंगे तो वो एकदम से आपको आवाज़ भी आती है, वो अजीब सी आवाज़ निकलती है, और वो जो पानी आप उसमें डालते हैं वो ऊपर भाप बन के उड़ जाता है ना। लेकिन कुछ देर बाद ही वो तवा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, पानी के गिरते रहने से, लगातार पानी के गिरते रहने से तवा जो है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी पर लगातार वर्षा होते रहने की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान भी इतना अनुकूल हो जाता है कि उस पृथ्वी की सतह पर जो है वो पानी ठहरने लग जाता है। तो जो पुराने पठार बने थे, इनमें क्या होता है, इनमें पानी जमा होने लग जाता है। ठीक है, इनमें पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, जिससे कि क्या बनेंगे, आरंभिक महासागर, नदी, जल, झीलों व नदियों का उद्भव हुआ। इससे क्या हुआ, आरंभिक सागर, महासागर, झील व नदियों का उद्भव इन सब से हुआ। उसके बाद पृथ्वी पर प्रथम जीव साइनो व आर्कियोबैक्टीरिया का उद्भव हुआ। कैसे हुआ भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ और प्रोटीन एवं लवण युक्त गर्म जल क्षेत्रों में हुआ। कैसे हुआ, इसको समझिए। देखिए, अब हमारे वायुमंडल में क्या है, विभिन्न तरीके की गैसें हैं, जैसे CO2 है, SO, इसके ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। तो इन सब से क्या होगा, जो पहली वर्षा होगी वो एसिडिक रेन होगी। ठीक है, एसिडिक रेन होगी तो जो पानी इकट्ठा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एसिड भी होंगे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, अमीनो एसिड मिलेगा। उसके बाद अमीनो एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, ये साइंटिफिक, ये विज्ञान के मत हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, प्रोटीन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास जो पहला जीव आया हमारी पृथ्वी पर, पहले जीव की उत्पत्ति साइनो आर्कियोबैक्टीरिया की जो हुई, वो गर्म एवं लवणयुक्त, गर्म जल, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर अभी भी गर्म है। ठीक है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है, इसलिए पानी भी गर्म जल है, और वो टेम्परेचर पानी का अब इतना है कि उसमें कोई भी जीव जो है वो सरवाइव कर सकता है। तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो जीव उसमें सरवाइव कर सकता है, प्रोटीन, जो अमीनो एसिड से, एसिडिक रेन से हमें प्रोटीन मिला है उससे, और लवण युक्त जल से प्रथम जीव साइनो आर्कियोबैक्टीरिया का उद्भव पृथ्वी पर होता है।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रोटीन एवं लवण युक्त गर्म जल क्षेत्रों में किसका पृथ्वी पर प्रथम जीव साइनोआर्कियोबैक्टीरिया का उद्भव होता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई। लेकिन अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, जल वाष्प है हमारी ऑक्सीजन में वायुमंडल में उपस्थित हैं क्या, वाटर वेपर्स। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ओजोन लेयर भी नहीं है, क्यों, ओजोन O3 होती है, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो ओजोन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो इसी ही वजह से जो सूर्य से मिलने वाली हमारी जो यूवी रेज हैं जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। क्यों पहुंच रही हैं डायरेक्ट पृथ्वी तक, क्योंकि हमारे पास उनको अवशोषित करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं है। ओजोन लेयर नहीं है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इसलिए ओजोन O3 है, इसलिए ओजोन तो हो ही नहीं सकती। तो जो सूर्य से मिलने वाली यूवी रेज हैं, ठीक है, यूवी रेज जो हैं वो डायरेक्ट H2O से आके टकराएंगी। H2O से जैसे यूवी रेज टकराएंगी तो H2O टूट जाएगा, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति एटमॉस्फेयर में हुई। जल वाष्प पर यूवी रेज के प्रहार से पहली बार ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ओजोन लेयर भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सन से यूवी रेज हमारे अर्थ क्रस्ट तक पहुंच रही हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं उनसे यूवी रेज टकराती हैं और H2O को तोड़ देती हैं, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इससे ऑक्सीजन का उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसी से क्या होती है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो अब हमारे पास क्या है, जल क्षेत्र भी हैं, सागर महासागर भी हैं, तो उनमें एक शैवाल पाया जाता है, ठीक है। जैसे ही अब जल क्षेत्र में उपस्थित शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कि जो ये हैं पत्तियां हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये जो सनलाइट है इनको अब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं पेड़ और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर क्या हुई, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। उत्पत्ति कैसे हुई, यूवी रेज का प्रहार हुआ H2O वाटर वेपर्स पर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ा गया, उसके बाद फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। तो चलिए एक बार पूरी तरह से समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। देखो, सबसे पहले हमारी पृथ्वी एक आग का गोला है, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है और उसके ऊपर एक पतली सी परत जम रही है। वो पतली परत है इसलिए उसमें से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, दरारें हैं, तो पृथ्वी की सतह तो गर्म धीरे धीरे ठंडी हो रही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो लावा है, मैग्मा है, वो इन दरारों के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जिसको हम वोल्केनिक इरप्शन बोल रही हैं, और इससे कुछ गैसें निकल रही हैं, ठीक है, और वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, मैग्मा निकल रहा है। तो इन सब से, इन गैसों से, वाटर वेपर से हमारे आरंभिक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे आरंभिक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो रहा है, क्लियर है। तो इस आरंभिक एटमॉस्फेयर के निर्माण में हमारे पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और H2O की बहुलता है। H2O मतलब वाटर वेपर्स के रूप में है H2O, उसकी बहुलता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एसिडिक रेन होती है, क्यों, क्योंकि बहुत सी ऐसी गैसें हैं जिनके प्रभाव से, जैसे CO2 है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इनसे सल्फ्यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, इन तरीके से बहुत सी एसिड मिलके एसिडिक रेन होती है। एटमॉस्फेयर में गैसें हैं, जहरीली गैसें, तो इनसे एसिडिक रेन हुई। एसिडिक रेन से हमें अमीनो एसिड भी मिलता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन, और प्रोटीन और गर्म लवण युक्त जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम साइनोआर्कियोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर है, साइनोआर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोजोई कह रहा हमें, उसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास क्या नहीं है,
ऑक्सीजन नहीं है तो ओजोन भी नहीं है, ओजोन नहीं है तो यूवी रेज डायरेक्ट आएंगी और H2O पर अटैक करेंगी। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा H2O वाटर वेपर्स, तो इससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो शैवाल हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे, उससे ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव और ऑक्सीजन की उपस्थिति, उत्पत्ति एवं विकास हुआ। कैसे पृथ्वी गर्म गोले से आज जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वैसी पृथ्वी बनी। कैसे, अब देखिए आज हमने पढ़ा है कि कैसे पृथ्वी पर प्रथम जीव और ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि मानव पृथ्वी पर कैसे आए, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कैसे पढ़े। हम धीरे धीरे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ा देते हैं, तो इस वजह से मैंने ये क्लास ले ली है। लेकिन जैसे हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ेंगे हम कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, पर्वत, पठार, मैदान, सब कुछ जानेंगे हम, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आप, आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।